हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बार फिर से ऑनलाइन माध्यम से एमए 4 सेमेस्टर के क्लास के लिए जुड़े। आज हम लोग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्थापिकाओं का पतन, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स रखकर यह संकेत दिया है कि व्यवस्थापिकाएं आज के समय में अपने गौरवपूर्ण अतीत से कहीं नीचे गिर गई है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान, पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन रोगों व कारणों की खोज का प्रयास किया है जिससे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही हैं। आज अक्सर सुनने में आ रहा है कि संसदों यानी कि पार्लियामेंट का युग लद गया है। नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। अगर व्यवस्थापिकाओं का वर्तमान सदी में उनके स्थान और कार्यप्रणाली का समान सर्वेक्षण किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर यही साफ होगा कि व्यवस्थापिकाओं की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में, विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में काफी कमी हुई है। वर्तमान सदी का एक लक्षण और प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह से हो रहा है जिसमें कार्यपालिका शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। इनमें विश्व युद्धों की आशंकाओं, आर्थिक संकटों, सामूहिक समाजवादी या लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बराबर बने रहने का काफी योगदान है। अब कार्यपालिकाएं अनेक ऐसे काम करने लग गई हैं जो वे पहले नहीं करती थी। कार्यपालिका शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि के सामान्य कारण हैं। कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि के सामान्य कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा का बढ़ता हुआ प्रयोग। प्रदत्त यानी कि अर्जेंट, तुरंत से कानून जो अध्यादेश जारी होते हैं, इस तरह की चीजों का प्रचलन कुछ ज्यादा ही होता है। तीसरा, रेडियो व दूरदर्शन का वाद विवाद के मंच के रूप में विकास होना। आजकल कोई भी चीज का डिस्कशन जो है वो रेडियो दूरदर्शन पर ज्यादा होता है बनिस्बत संसद के अंदर। चौथा,
व्यावसायिक, व्यापारिक संगठनों व हित समूहों का विकास। पांचवा है विशेषज्ञों की परिषद और सलाहकार समितियों का विकास। कहने का मतलब ये है कि विशेषज्ञों के परिषद बन रहे सलाहकार समितियां हैं जो सरकारों को या कार्यपालिका को सीधा राय देते हैं और उसी के आधार पर कानून का वो या अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। छठा, सेनाओं पर नियंत्रण, युद्ध और संकट। सातवां, विदेशी संबंधों की प्रधानता व अंतर्राष्ट्रीय तनाव, मतलब विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंध अब बढ़ते जा रहे हैं और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी रूप में तनाव बढ़ रहे हैं। आठवां, सकारात्मक राज्य का उदय, यानी कि अब राज्यों का ऐसा उदय हो रहा है जो सकारात्मक रूप से अपने लोगों के हितों का ख्याल रख रहे हैं या अपने हितों का ख्याल रख रहे हैं। नौवां, बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। कई राजनीतिक दल जो बड़े होते हैं उनमें अलग तरह का अनुशासन, अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के प्रति जो विश्वास को बढ़ रहा है, जिसके वजह से भी कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो रही, क्योंकि वो अपना राय देकर सरकारों के पास भेजते हैं और उसके अनुसार सरकारें अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाती है। संसदीय शासन प्रणाली के कुछ आधारभूत लक्षण हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का जो केंद्र होता है वो संसद में ही केंद्रित रहता है। दूसरा, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर यानी कि लगातार उत्तरदायी, यानी कि कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है या होनी चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है, यानी कि मंत्रिमंडल में जो सारी शक्तियां कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंग के रूप में ही वो शक्तियों का धारण कर सकता है, ना कि उससे अलग होगा। उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये है संसदीय शासन प्रणाली के तीन प्रमुख लक्षण। अगर इन तीनों बातों का व्यवहार में भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लगेगा कि शक्तियों का केंद्र अब संसद को केवल सैद्धांतिक दृष्टि से ही कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान में कहा गया है, इसलिए वो सैद्धांतिक दृष्टि से ही अब शक्ति का केंद्र रह गया है। इसी तरह मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व केवल औपचारिक ही रह गया है तथा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के भाग के रूप में शक्तियों का धारक नहीं, अब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली कही जा सकती है या कहा जा सकता है। अब शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री बन गया है। अब संसद की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही प्रयुक्त होती है। असल में संसदीय शासन व्यवस्थाओं में संसद के स्थान पर शक्तियों का केंद्र प्रधानमंत्री बनता जा रहा है। कहने का मतलब है कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र जो है वो संसद होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या है, वो शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री बनता चला जा रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति में एक बदलाव की प्रवृत्ति है। एक दलीय प्रधान व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्थाओं में
प्रधानमंत्री का शक्ति का केंद्र बनना समझ में आता है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्थाओं में भी प्रधानमंत्री जब तक पद पर रहता है तब तक शक्ति का केंद्र ही बना रहता है। सन 1975 से लेकर 2005 के दशकों में कुछ चीज प्रकट हुई। अवतरित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं से प्रकट किया जा सकता है, यानी कि इसकी लोकतंत्र की प्रकृति को प्रकट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है संसदीय राजनीति का ह्रास। ऐसा मालूम होता है कि इधर संसद का महत्व लगातार घटता जा रहा है। कुछ समय से विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का महत्व कम हो गया है और सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर भी उसका उतना प्रभाव नहीं रहा है जितना पहले कभी था। संसद की स्थिति अब यह है कि वह न तो सरकार की कमियों का जनता के सामने अच्छी तरह से उजागर कर सकती है, न सरकार की किसी नीतियों में बाधक बन सकती है और न उसे सतर्कता की स्थिति में रख सकती है। मंत्रियों की ओर से भी संसद की कुछ परोक्ष उपेक्षा होने लगी है। भारतीय संसद में अब दलीय अनुशासन से अलग खरी और निर्भीक समालोचना का नजरिया नहीं पाया जाता। संसद में विपक्ष उतना मुखर, जागरूक, आत्मनिष्ठ और प्रबुद्ध नहीं है। आज संसद केवल सीमित सतर्कता की साधन बनती जा रही है। नीतियों के निर्माण और संशोधन में संसद मजबूत मार्गदर्शन करने में अपने आप को असमर्थ पाती है। अब संसद का स्तर पहले जैसा प्रबल नहीं रहा है और वह सरकार को पहले की तरह अनुशासित रखने में भी असमर्थ है। तो ये था कुछ उभरती प्रवृत्तियां भारतीय लोकतंत्र की प्रवृत्ति, जिसमें संसद की शक्तियों में ह्रास। अब उसका दूसरा वजह जो है, या जो नई प्रवृत्तियां उभरी हैं, उसमें दूसरा है क्या, भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यात्मात्मक भूमिका, यानी कि प्रधानमंत्री अब अध्यात्मक पद्धति की तरफ भूमिका में अब वो रोल अपना निभा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक सत्ता का केंद्र दल और संसद से हटकर प्रधानमंत्री के हाथों में हस्तांतरित हुआ है। यानी कि जो पहले संसद और दल में था, अब वो सीधा प्रधानमंत्री के हाथों में चला गया। अगर भारतीय प्रधानमंत्री के चयन की बदलती प्रक्रिया की ओर ध्यान दें तो अब यह व्यवहार में अध्यात्मात्मक पद्धति के समरूप हो गई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भारत का प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा अपने प्रभावी व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व, लोक कल्याणकारी नीतियों एवं ठोस उपलब्धियों के आधार पर चुना जाने लगा है। भारत का आम चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव कहे जा सकते हैं। सन 1952
1957 एवं 1962 में पंडित नेहरू तथा 71 तथा 1980 में श्रीमती गांधी के कार्यकाल में आम चुनाव सीधे तौर पर केवल नेता के आधार पर लड़े गए थे। 1984 का चुनाव भी असल में प्रधानमंत्री का ही चुनाव था। मतदाताओं के सामने राजीव गांधी का कोई सटीक विकल्प नहीं था। चुनाव के द्वारा राजीव गांधी को जनादेश यानी कि मैंडेट प्रदान करना था। इस निर्वाचन प्रक्रिया के कारण प्रधानमंत्री अब संसद के प्रति सैद्धांतिक रूप से उत्तरदायी होने के स्थान पर व्यवहार में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह सीधे तौर पर मतदाताओं के प्रति अपने को उत्तरदायी समझने लगे। 1989 का चुनाव राजीव गांधी बनाम वीपी सिंह के तथा 1999 का चुनाव सोनिया गांधी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी के बीच का चुनाव बनकर रह गया। अगर हम 20वीं सदी से हम बारीकी से भारत की उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करें तो यह दिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यात्मात्मक भूमिका बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियां, उनके चयन की बदलती प्रक्रिया, कैबिनेट का संगठन, कैबिनेट सहयोगियों से उसका संबंध एवं निर्णय विधि, संसदीय उत्तरदायित्व का व्यवहार में अभाव, शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, अपने व्यक्तिगत विश्वास पात्र सलाहकारों की नियुक्ति एवं विस्तृत कार्यपालिका शक्तियों और संरक्षण बांटने के व्यापक अधिकारों के कारण प्रधानमंत्री के पद का अध्यक्षीयकरण होने लगा है। पंडित नेहरू ने अनेक सूक्ष्म तरीके से यानी छोटे तरीके से छुप कर और श्रीमती गांधी ने बिना किसी झिझक के अध्यक्षीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज तो हालात यह है कि प्रधानमंत्री की विशालतम शक्तियों के व्यवहारिक पहलुओं को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति के अध्येता के.एल. कमल तथा राल्फ सी. मेयर ने कहा है कि भारत की शक्ति व्यवस्था की धुरी तथा उसका शीर्ष प्रधानमंत्री का पद है जो कि दलीय संगठन, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्य सरकार, देश की प्रमुख औद्योगिक घरानों, अर्थव्यवस्था तथा अन्य सभी संस्थाओं की उपेक्षा न केवल शक्तिशाली है बल्कि वह उन सब का पथ प्रदर्शन तथा निर्देशन भी करता है। कमल तथा मेयर का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के पद को अभी तक किसी भी क्षेत्र से गंभीर चुनौती नहीं मिली है तथा मोटे तौर पर अभी भी उसका वर्चस्व बना हुआ है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति की कुछ चीजें हैं जो आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में जानने की कोशिश करें।